बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शहजाद है और आप देख रहे हैं IR विंग। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा में और यहाँ से हम स्टूडेंट्स की राय जानने की कोशिश करेंगे कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा में के बारे में क्या ख्याल करते हैं और वो मतलब किस स्पेसिफिक कौन से स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में हैं और क्या इधर पढ़ रहे हैं वो। तो आए नाज़रीन, हम जानने की कोशिश करते हैं इनसे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, क्या नाम है आपका? अली हैदर निज़ामी। अली हैदर निज़ामी। कौन से डिपार्टमेंट में हैं आप? मैं इंटरनेशनल रिलेशन डिपार्टमेंट से हूँ। इंटरनेशनल रिलेशन में? कौन सा सेमेस्टर है आपका? 7th। 7th सेमेस्टर। अच्छा, तो फाइनल हो गए आपके या अभी होने हैं? अभी फाइनल नेक्स्ट ईयर है, ओ नेक्स्ट मंथ है, सॉरी। अच्छा, नेक्स्ट मंथ फाइनल है 7th सेमेस्टर के। ठीक हो गया। तो आपसे एक सवाल है छोटा सा कि आपने यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा में एडमिशन क्यों लिया है? यार बात सीधी सी है, एडमिशन कहीं मिला नहीं, इसने एडमिशन दे दिया, हमने ले लिया बस। और तो इसलिए इस हिसाब से तो मतलब यूनिवर्सिटी आपको बहुत मुवाफ़क़ आ गई कि किसी ने भी आपको नहीं संभाला और यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा ने आपको जगह दी अंदर आने के लिए। तो इस बारे में आप इसके शुक्रगुजार हैं यूनिवर्सिटी के? जी जी, अंदर तो हम पहले भी आ जाते थे लेकिन ये है कि वो कार्ड शार्ड नहीं था तो उसने कार्ड दिया है। यूनिवर्सिटी की स्टडी है, अच्छी है, ठीक है, और थैंक्स करते हैं उकाड़ा यूनिवर्सिटी का। अच्छा, तो आप BSIR क्यों कर रहे हैं? BSIR का मुझे पता तो नहीं था पहले कि BSIR होता क्या। मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा नाम सुना था BSIR, इंटरनेशनल रिलेशन भी कोई एक डिपार्टमेंट है। मेरा एक दोस्त कर रहा था, उसने मुझे धक्का मारा जोर के कि जाओ तुम भी इस डिपार्टमेंट में जाओ और आगे जाके तुमने CSS का इम्तिहान देना है और तुम एक अच्छे ऑफिसर बन जाओगे। बस उसी जज्बे से मैं आया था, इंशाल्लाह लगे हुए हैं। अच्छा, तो मतलब आपका कोई अपना इरादा नहीं था यहाँ आने का, आपके दोस्त ने आपको कहा कि आप IR करें, तो इस वजह से आप इधर आए हैं? जी जी, मेरा अपना इरादा नहीं था क्योंकि मैंने फॉरेन कंट्रीज़ में काफ़ी में अप्लाई किया हुआ था, लेकिन उधर मेरी कोई बात नहीं बनी। तो बस लाहौर में एडमिशन बंद हो गए थे, लाहौर में करवाया था एक दो जगह पे पता, लेकिन एडमिशन बंद हो गए थे। फिर इस यूनिवर्सिटी के एडमिशन ओपन थे तो इधर फिर नाम आ गया। अच्छा, तो मतलब जो अब दोस्त के कहने पे आप IR कर रहे हैं, तो आगे CSS का फिर प्लान होगा, तो CSS की तैयारी वगैरह कर रहे हैं साथ में? जी जी, CSS की हमने जो प्लानिंग की हुई है वो इंशाल्लाह हमारी साथ साथ चल रही है रेगुलर बेस पे। बस इंग्लिश का थोड़ा बहुत है, इंग्लिश की क्लासेज जो है ना वो स्पेशल लेनी पड़ेंगी। ये अपने सेमेस्टर ड्रॉप होगा, जब ख़त्म होगा उसके बाद ड्रॉप ड्रॉप करने के बाद मतलब कि इसको ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह 6 माह लगाएंगे इस पे भी। जी जी भाई, क्या नाम है आपका? वकास हबीब। वकास हबीब। क्या कर रहे हैं आप इधर? IR कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? बस कोई CSS वगैरह के लिए या PPSC वगैरह के लिए कोई जॉब्स वगैरह की अपॉर्चुनिटी होती हैं, यही है। तो CSS की तैयारी करते हैं आप साथ में? हाँ, साथ थोड़ा बहुत ना लेके चल रहे हैं, कोई आर्टिकल वगैरह इंग्लिश वगैरह को लेके चल रहे हैं साथ, और पॉलिटिकल साइंस वगैरह जो हिस्ट्री वगैरह है उस साथ लेके चल रहे हैं, थोड़ी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर तौर पे तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत है साथ। हम जब इधर से आ रहे थे तो कुछ दोस्त हमें बता रहे थे कि ये सामने जो लड़का बैठा है ये अपना क्लास में CR भी है और इसके अलावा ये BSIR में एज एन कोऑर्डिनेटर भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है। तो ये इस बात में कितनी सदाकत है? हाँ यार, CR तो है, 4 साल हो गए हमें, बस आखिरी सेमेस्टर है हमारा, चल रहे हैं, तो वो तो चल रहा है साथ साथ, यानी कि जो नहीं, इसके अलावा आपके दोस्त बता रहे थे कि आप कोऑर्डिनेटर भी हैं, तो ये वाकई आप कोऑर्डिनेटर हैं? हाँ कोऑर्डिनेटर, वो तो मीडिया कोऑर्डिनेटर है ना डिपार्टमेंट के, IR डिपार्टमेंट के, तो वो साथ चल रहा है, यानी कि स्टडी के साथ साथ हमने कहा दूसरी एक्टिविटी हैं उनको भी साथ अडॉप्ट करना चाहिए। तो जारी बात है, जो CSS वगैरह है या PPSC वगैरह है उसके लिए स्टडी के साथ साथ कॉन्फिडेंस जो होता है वो भी चाहिए होता है, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए जो जो दूसरी एक्टिविटी है उनके अंदर भी जाना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा इसके अंदर इन्वॉल्व है। अच्छा, तो आपको तकरीबन 4 साल हो गए एज अ CR, तो एज एन CR आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? हाँ, एज अ CR एक्सपीरियंस अच्छा रहा है यार। तो बाकी बस एक चीज़ का दुख है हमें कि अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि CR के नंबर वैसे लग जाते हैं, मुझे इसे यही अफसोस रहा है कि मेरे कभी लगे नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये अक्सर मतलब आवाम में ये स्टूडेंट्स में ये राय पाई जाती है कि जो क्लास में CR होता है उसको काफ़ी ज़्यादा CR और GR को जो प्रोफेसर आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेवर देते हैं। तो वाकई फेवर मिलती है या नहीं मिलती? यार सुना तो यही था, तो लेकिन फिलहाल तो हमें ऐसा कोई नहीं देखा कि हमें फेवर मिल रही हो, लेकिन ये है कि एक बंदा आपकी अटेंडेंस लगा रहा है या आपकी सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा है, टीचर को बुला रहा है, लेके जा रहा है, सब कुछ एक प्रोसेस के साथ चल रहा है, आपकी क्लास को लेके चल रहा है, तो उसको थोड़ी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। अब कहना या उसको प्रमोट करा है या उसको थोड़ी फेवर कर रहा है तो ये तो बात गलत है ना, कोई भी किसी की फेवर नहीं कर रहा होता, उसको उसकी इज्जत देनी चाहिए ना, वो मिल रही होती, तो बस यही चीज़ है।
इसके अलावा ये भी सुना है कि जो सीआर हैं इनकी मतलब इंसल्ट काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? यार बात ऐसे है कि जो पूरी क्लास का गुस्सा होता है ना, वो फिर उन पे निकला होता है। ठीक है, ये तो डिपेंड करता है आपके टीचर किस तरह के हैं या आपका हेड किस तरह का है, वो आपको साथ मैनेज किस तरह का है। अगर आपके टीचर अच्छे हैं तो वो कभी आपकी इंसल्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर टीचर आपके गुस्से वाले हैं या रिस्पेक्ट नहीं करने वाले हैं, चाहे वो आपका सीआर हो, आपकी क्लास गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, उनकी तो यानी कि रिस्पेक्ट होगी, यानी कि रिस्पेक्ट नहीं की जाएगी। वो तो टीचर पे डिपेंड करता है उनका बिहेवियर किस तरह का है। अच्छा, आप से बात करके मैं यूँ लगा कि मतलब आप काफ़ी ज़्यादा सुलझे हुए इंसान हैं और एक फ्यूचर प्लान को लेकर साथ चल रहे हैं। तो हमारे नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है? ये कहते हैं फ्यूचर प्लान जो है वो वेल नहीं करना चाहिए, बताना चाहिए कि ये क्या फ्यूचर प्लान है। बाकी फिलहाल तो यही हम कह सकते हैं कि हम कोई ना कोई जो जॉब वगैरह की अपॉर्चुनिटी है उनको वेल करने की कोशिश करेंगे। तो अब प्रॉपर तो पाकिस्तान के अंदर जॉब्स की अपॉर्चुनिटी बहुत कम नज़र आ रही हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर हुई तो ठीक है, वरना बाहर अब्रॉड में देखेंगे, कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उनकी तरफ लेके चलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि जो आईआर और पॉलिटिकल साइंस है ये आपस में काफ़ी ज़्यादा मतलब कि आपस में कह लें पैरेलल हैं। तो वाक़ई इनमें कोई फ़र्क है आईआर में और पॉलिटिकल साइंस में? ये असल में जो पॉलिटिकल साइंस है ना, ये सब्जेक्ट काफ़ी पुराना है, ये यानी डिपार्टमेंट काफ़ी पुराना चला आ रहा है। लेकिन जो आईआर है, ये जब मॉडर्न वर्ल्ड आई है यानी कि ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुई है, इसके बाद जो आईआर का सब्जेक्ट है ना इसके अंदर आना शुरू हो गया है। तो आईआर का सब्जेक्ट ना थोड़ा नया है, तो पाकिस्तान के अंदर इतनी यूनिवर्सिटियाँ करवा नहीं रही आईआर। तो इस वजह से थोड़ा सा है स्टूडेंट्स के लिए कितना उनको इसके यानी कि प्लान के बारे में पता नहीं है कि आईआर है क्या चीज़ है, अक्सर लोगों को नहीं पता होता। ठीक है, तो अक्सर जो आंटियाँ कहती हैं वो क्या कर रहा है कि इंटरनेशनल रिलेशन कर रहा है, वो कहती हैं अच्छा बाहर रिश्ते वगैरह करवाते हो, उनको यही पता है, यानी कि ना ऐसी सोच है। हाँ, मतलब काफ़ी ज़्यादा मैंने भी आपसे सुना है कि मतलब जो आईआर नाम की भी कोई चीज़ है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो बाहर हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनको आप क्या मशवरा देंगे कि उनको आईआर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हाँ, मैं मशवरा दूंगा उनको, जिनको अगर हिस्ट्री के अंदर या वॉर्स वगैरह के अंदर इंटरेस्ट है तो उन स्टूडेंट को करना चाहिए लाजमी। ठीक है, जिनको हिस्ट्री के अंदर इंटरेस्ट नहीं है ना, तो मेरा ख्याल उनको नहीं करना चाहिए, उनको और सब्जेक्ट रखना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री जो है ना वो याद करने या उसके बारे में सर्च करने वाला बंदा ही जो है ना इसमें बेहतर है। तो दूसरा, पाकिस्तान के अंदर इनका स्कोप देखें, पाकिस्तान के अंदर इतना खास स्कोप नहीं है। जो ब्रॉड के अंदर देखें तो वहाँ पे स्कोप काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, यानी कि आईआर वगैरह या ऐसा पॉलिटिकल साइंस का तो है, लेकिन आईआर का बाहर ज़्यादा स्कोप है पाकिस्तान की निस्बत। ठीक हो गया। तो मतलब आप कहते हैं कि आप आईआर कर रहे हैं, तो इसलिए आपके पास जो करंट अफेयर्स हैं, उनका नॉलेज भी होगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो करंट अफेयर का नॉलेज है, जो चाहे आईआर वाले हों या पॉलिटिकल साइंस वाले हों या दूसरे करंट अफेयर, तो आजकल ना वैसे भी होना चाहिए। लेकिन आजकल जो हालात है हमारे पॉलिटिक्स, यानी हमारे सोशल मीडिया ओपन कर लें या वैसे ओपन कर लें, ज़्यादातर पता चल रहा है कि इसको जेल में डाल दिया, इसको निकाल दिया, इलेक्शन होने के नहीं होने, इसके इर्द गिर्द हमारी सारी ना जो भी न्यूज़ है फिर रही होती है, कोई है ना करंट अफेयर इतना कोई खास पता नहीं चल रहा आजकल न्यूज़ चैनल्स वगैरह से। अच्छा, मतलब मैंने सुबह न्यूज़ सुनी है कि जो ईरान है उसने पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान है उधर अटैक किया और 2 बच्चे उधर जो है ना वो शहीद हो गए हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब ये पाकिस्तान की सोवरेनिटी पर अटैक नहीं है? बिल्कुल, ये आपकी बात ठीक है। पहले अफ़गानिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर जो अमेरिका था वो ड्रोन हमले कर रहा था, अब ईरान ने कर दिया। ईरान ने से पहले अब आप देख सकते हैं ईरान थोड़ा-सा ना एग्रेसिव हुआ खड़ा है। तो एग्रेसिव होने की वजह क्या है, वो अपने आप को थोड़ा शो करवा रहा है कि इस रीजन के अंदर हम भी एग्ज़िस्ट करते हैं। जैसे उन्होंने पहले जो अमेरिका के जो हैं जो लॉन्चिंग पैड्स होते हैं, उसके अलावा उनकी जो शिप्स वगैरह हैं उसके ऊपर अटैक किया है। तो अब वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहा है, उनको समझ नहीं आ रही उसने पाकिस्तान के ऊपर अटैक क्यों किया है। ठीक है, तो पहले इनके हालात थोड़े ख़राब रहे हैं पाकिस्तान के साथ, जो बॉर्डर एरिया था उसके ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान वहाँ फेंसिंग वगैरह कर रहा था। तो फेंसिंग अब कंप्लीट हो रही है, तकरीबन 200 जो मीटर है ना वो एरिया रह गया है, बाकी फेंसिंग हो गई है। तो उन बॉर्डर एरिया की वजह से भी हो रहा है, थोड़ा इनकी दिमाग शीदगी हो रही है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ ऐसे यानी कि गाँव हैं जो आधे अफगानिस्तान के अंदर, ईरान के अंदर है, आधे पाकिस्तान के अंदर हैं। ठीक है, जैसे ईरान का अफगानिस्तान का एरिया है, इस तरह ही ईरान का जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान की इस तरह थोड़ा लग रहा है। तो उस वजह से थोड़ा सा ये इन्होंने किया है। तो बाकी जो पाकिस्तान की जो आगे की स्ट्रेटजी है वो बताएगी क्या असल वजह क्या थी बनी। तो लेकिन पाकिस्तान की सोवरेनिटी के लिए जारी बात है, खतरा पाकिस्तान से पूछा नहीं गया, वैसे हमला किया गया, तो ये अगेंस्ट है पाकिस्तान की सोवरेनिटी के। अच्छा, जो एक और सवाल भी आपसे कि इस वक़्त जो जंग चली हुई है फ़लस्तीन और इज़राइल के दरमियान, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि जो यूएनओ का रोल है मतलब वो इस वक़्त तक इस जो गुत्थी को क्यों नहीं सुलझा सके वो बोले? यार यूएनओ जो है, बाकी ऐसे इदारे हैं, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया, ऐसी चीज़ें हैं, ये सारे कंट्रोल कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है, इसराइल कर रहा है, जो सुपर पावर कंट्रीज़ हैं वो कर रहे हैं। ठीक है, तो वॉर के साथ हो रही है, इसराइल के साथ हो रही है।
तो कैसे हो सकता है कि जो आपके पैसे पे आपके फंड के साथ एक जो अदारा चल रहा है वो आपके अगेंस्ट क्यों चलेगा, आपके अगेंस्ट क्यों कोई फैसला देगा? तो सारी बात है कि आपके से फंड लेने वाला आपके खिलाफ नहीं जा सकता। इस तरह इसराइल से फंड लेने वाला एक अदारा है, वो अब इसके खिलाफ नहीं जाएगा। वो बातें करते हैं कि प्रॉपर अमन के साथ चलना चाहिए या इस तरीके से लेके चलना चाहिए, वॉर खत्म करनी चाहिए, लेकिन वो एग्जैक्ट कोई ना ठोस इकदाम नहीं उठाए उन्होंने। रोल ऑफ मुस्लिम उम्मा इन दैट वार। यार इसमें हम देखा जाए तो अगर रोल देखा जाए तो सिर्फ हमें ईरान का रोल नजर आता है। ठीक है, ईरान ने काफी सपोर्ट किया है, या हमास हो गया, हिजबुल्लाह हो गया। ठीक है, बाकी जो हुसी बागी हैं, जो हुसी फौज है, तो उनके साथ यानी कि इनके ताल्लुकात अच्छे हैं, तो असला वगैरह फराम करते रहे हैं, उनके सुरंगें वगैरह बनाई हैं, तो उनके साथ ना काफी अच्छी डीलिंग है। लेकिन पाकिस्तान है, बाकी जो सऊदी अरब है, उनका कोई यानी कि ऐसा इकदाम सामने नहीं आया कि जो उन्होंने प्रॉपर तरीके से उनकी मदद की हो। अच्छा, तो नेशनल लेवल पे एक चीज़ और पाई जाती है कि मतलब जंग वो नहीं जीतता जो जंग को शुरू करता है, बल्कि जंग वो जीतता है जो जंग को ख़त्म करता है। तो मतलब इज़राइल पे जो जंग शुरू की है वो तो फ़लस्तीन ने की है। लोग इस तरह से मतलब इंटरनेशनल मीडिया जो मैनिपुलेट कर रहा है। तो इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? यार इसराइल के ऊपर जो जंग है ना, वो इसराइल और फ़लस्तीन की, वो इसराइल ने स्टार्ट की है, फ़लस्तीन ने स्टार्ट नहीं की। फ़लस्तीन के ऊपर इतने दिन के जुल्म हो रहे हैं, इतने सालों के जुल्म हो रहे हैं। ठीक है, अब उसके स्मोस के अंदर उन्होंने शोरा शो करवाया है कि मिसाइल वगैरह जो लॉन्च किए हैं उन्होंने, फिर उससे बाद वॉर स्टार्ट हो गई है। अब देखा जा रहा है कि काफ़ी जगह से जो इसराइल की फौज है ना, वो पीछे हटना शुरू हो गई है, और इसराइल के जो डिफेंस उनके जो लोग हैं, उनके एक्सपर्ट हैं, वो उन्हें कह रहे हैं कि इसराइल को अब कह देना चाहिए कि हम इसके वॉर के अंदर हमें नाकामी हुई है। क्योंकि उसकी बड़ी वजह है जो थे ना फलस्तीन के लोग, जो हमास के लोग थे, वो जो वॉर लड़ रहे हैं, वो अपनी जो खंदकें हैं या उनकी जो सुरंगें हैं उसके जरिए लड़ रहे हैं। तो इसके अंदर जो इसराइल के जो फौजी है, एक्सपर्ट नहीं है इसके अंदर, तो कि वो इसके अंदर लेके चलें या इसको वॉर को जीत सकें। ठीक है, इस वजह से हम देख सकते हैं कि जो वॉर अब जो इसके हाथ में आ गई है, वो फलस्तीन के हाथ में है इस टाइम। अच्छा, क्लॉज़विट्ज़ हैं एक बहुत बड़े फिलोसोफर, आपको पता होगा। तो मतलब उनका कहना है कि वॉर इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिटिक्स बाय अदर मीन्स। तो क्या ये वॉर भी एक तरह की पॉलिटिक्स है या वाक़ई मतलब एक सीरियस इश्यू है? आप क्या देखते हैं इस बारे में? यार असल में जो ना फ़लस्तीन का इशू है, ये बहुत सदियों से चलता आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये मुकाम जो है पाकिस्तान मुसलमानों के लिए और ईसाइयों के लिए और यहूदियों के लिए, सबके लिए एक जैसे ही है। ठीक है, उनके लिए मुकद्दस है। तो इसलिए ये वॉर अब की नहीं है, ये बहुत पुरानी चली आ रही है। तो इस वजह से अगर हम कहें कि बाकी आपने जो बात कही है कि जो वॉर होती है ये एक पॉलिटिक्स का हिस्सा है, डिप्लोमेसी हिस्सा होता है। तो पहले डिप्लोमेसी जो है वो बाय वर्ड्स होती हैं, उनके दरमियान हो रही होती हैं। तो जब वो खत्म हो जाती हैं, डिप्लोमेसी जब खत्म हो जाती है, तो फिर वॉर स्टार्ट होती है। तो ये एक वॉर है, वो भी एक यानी कि एक अग्रेशन का जरिया होता है, अपने जो ख्यालात है, इजहार है, वो एक जरिया होता है बताने का कि हम आपके खिलाफ हैं या हम आपके अगेंस्ट हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? अली हैदर निज़ामी। अली अदर निज़ामी। आप भी क्या कर रहे हैं? मैं BSIR इंटरनेशनल रिलेशंस कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप जस्ट हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बता दें, हमें पता चल जाएगा कि आपने आईआर में कितना मार्क मारा है अब तक। क्या बात है। अच्छा, फ्रेंच रेवोल्यूशन एक फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशन आई थी, जो कि फ्रांस की जो आवाम थी ना, आम आवाम जिन्हें कॉमनर पीपल्स कहते हैं हम, ये लोग अपने जो है ना गवर्नमेंट के खिलाफ एक रेवोल्यूशन लेके आए थे। वो रेवोल्यूशन की जो सबसे बड़ी वजह थी, वहाँ पे जो है ना फाइनेंशियली क्राइसिस थे, और उधर डेप्ट थी। इसके अलावा मतलब कि जो सबसे मशहूर था इसकी, वो वाइफ के बारे में था कि वो बड़ी लैविश लाइफस्टाइल गुजारती थी। और इसका जो एक सबसे मशहूर डायलॉग था फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर जो यूज़ होता है इसके कॉजेज़ में, वो यही था कि इसका ये लेट द मीट केक। जब लोगों ने सोचा कि हम क्वीन के पास जाते हैं और उससे बात करते हैं कि भाई रोटी की कीमत जो है बहुत ज़्यादा हो गई है, इसको थोड़ा सा कम करें, तो फिर उन्होंने सोचा कि आगे से यही जवाब मिलेगा, लेट द मीट केक। उसे मतलब कि यही नहीं पता था कि रोटी की कीमत में और जो है केक की कीमत में कितना डिस्टेंस है, फ़र्क है। तो इसके अलावा ये 1789 में स्टार्ट होती है और 1799 तक चलती है। 10 साल रेवोल्यूशन होती है, और इसमें आखिरकार जो है कॉमनर्स की जीत होती है। ये एक स्टॉर्मिंग बेस्टाइल इसमें किला होता है, जो कि पेरिस के जंग के दौरान इसकी हिफाजत के लिए बनाया गया था। इसको जो इसका लोइस टाउन था, किंग लोइस था 16, इसने इसको इस्तेमाल किया था प्रिजनर्स के लिए, कैदियों के लिए। और जो कॉमनर्स ने अटैक किया था वो स्टॉर्मिंग बेस्टाइल पे अटैक किया था, और इधर से अटैक करके इधर जो इनका बरूद था, ये खाली कॉमनर्स का हाथ नहीं था इसके अंदर, इसके फौजी भी शामिल थे। इसके साथ इसके फौजियों ने भी रेवोल्यूशन में इसका साथ दिया था, फ्रांस के फौजियों ने भी। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आप हमें जो है नेपोलियन के बारे में थोड़ा बता दें।
नेपोलियन बोनापार्ट। ये नेपोलियन बोनापार्ट बेसिकली एक फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ये इसे बहुत ज़्यादा तरजीह मिली। बेसिकली एक आर्मी मैन था ये। तो अगर हम नेपोलियन बोनापार्ट की बात करें तो नेपोलियन बोनापार्ट का जो अटैचमेंट है ना वो अलाइनमेंट के इरा के साथ है। फिर अगर इसकी हिस्ट्री में जाए तो अलाइनमेंट की इरा जो अटैच है वो डार्क एजिस के साथ है। डार्क एजिस की बात करें तो ये फिर अरिस्टोटल के साथ है, उसके बाद सुकरात के साथ है। आपके पास तो बहुत नॉलेज है माशाल्लाह हिस्ट्री का। नहीं, ये बेसिकली हम आईआर के स्टूडेंट्स हैं तो हम इसके हमारा जो काम है ना ये जनरल नॉलेज इसी के हवाले से हमें लोगों को अपडेट करना है और इसके बारे से अपने आप को अपने नॉलेज को अवेल करना है, तो लिहाजा इस वजह से थोड़ा सा है। जी तो नाजरीन, हमने यहाँ सवाल किया है, लोगों से क्वेश्चन किए हैं पॉलिटिक्स के हवाले से। तो यहाँ पर हमें ये लगा है कि मतलब स्टूडेंट्स के पास जो बेसिक नॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा जो है ये बच्चों को जो पर्सनैलिटी है उसको पॉलिश करने के साथ साथ ये जो उनकी एजुकेशन है उनको भी पॉलिश करती है। यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा ये एक बहुत ही अच्छा इदारा है जहाँ पर हमने जितने भी स्टूडेंट्स से क्वेश्चन किया है उनको उनके पास उस चीज़ का बेसिक नॉलेज था और उन्होंने हमें मतलब कोई नया क्वेश्चन करने का मौका नहीं दिया। तो इसलिए जो यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा है माशाल्लाह इस हवाले से ये बड़ी बेहतरीन है और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इससे मुस्तफ़ीद हों। जी शुक्रिया।